गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 4 परमाणु संरचना। हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था बच्चों। आपको बताया था कि प्रोटॉन धनावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन की खोज की थी बच्चों गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बच्चों जे थॉमसन और न्यूट्रॉन की थी चैडविक, जेम्स चैडविक। तो ये हमने आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना और उसमें परमाणु मॉडल। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए थे और सबसे पहले जो परमाणु मॉडल दिया था वो दिया था थॉमसन ने। टॉमसन भी बोल देते हैं जिसे। तो पहला था टॉमसन का परमाणु मॉडल। बच्चों ये जो टॉमसन है या इसको थॉमसन भी बोल देते हैं, इनका जो परमाणु मॉडल है, इस परमाणु मॉडल को बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। ये विदेश में एक मिठाई होती है प्लम पुडिंग, और परमाणु की तुलना प्लम पुडिंग से की गई तो इसे बोला जाता है प्लम पुडिंग मॉडल। और भारत के अंदर इसकी तुलना की गई है तरबूज से। किसकी? प्लम पुडिंग मॉडल की या परमाणु मॉडल की? तरबूज से की गई है। तरबूज का मॉडल भी बोल सकते हैं इसे। तो देखिए बच्चों, जैसे तरबूज होता है, ये तरबूज है और तरबूज का जब आप काटते हो तो उसका लाल हिस्सा बाहर निकलता है। वैसे तो यहां सफेद है पर आप सपोज कीजिए कि ये कैसा है, लाल। यहां पर तरबूज में आप देखते हैं बीज लगे होते हैं बीच बीच में। तो टॉमसन या थॉमसन क्या कहते हैं कि जो परमाणु है उसका पूरा का पूरा धनावेश है वह तरबूज के खाने वाले लाल हिस्से के समान है। जैसे लाल हिस्सा है ना, खाते हैं जिसे हम, तो लाल हिस्से के समान क्या है? तरबूज का धनावेश। और इसमें जो काले बीज हैं तरबूज के अंदर, उन बीजों को बताया गया, टॉमसन ने क्या बताया उन्हें? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लाल हिस्सा है इसको धनावेश कहा। किसने? टॉमसन ने। और ये जो काले बीज हैं इनको क्या कहा बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से टॉमसन ने अपना क्या दिया? परमाणु मॉडल। और उन्होंने बताया कि जो धनावेश है यानी कि प्रोटॉन, वह ऋणावेश, तो अभी तो हम धनावेश ही बताएंगे, धनावेश और ऋणावेश दोनों परमाणु के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दोनों बराबर होने के कारण जब प्लस और माइनस दोनों बराबर हो जाएं, संख्या में बराबर मात्रा में हो जाएं, तो वह कैसा हो जाता है? उदासीन। तो कहा जाता है कि इस वजह से परमाणु कैसा है? उदासीन। किस वजह से? धनावेश और ऋणावेश क्या है इसके? बराबर है, इसलिए परमाणु कैसा है? उदासीन। तो टॉमसन क्या कहते हैं कि परमाणु का, हम परमाणु मॉडल की तुलना यदि तरबूज से करें, परमाणु मॉडल, परमाणु के मॉडल की तुलना तरबूज
से की जाए तो तरबूज का लाल खाने वाला भाग परमाणु के धनावेश को तथा तरबूज के लाल हिस्से में धसे बीज इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं। तो टॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था और उसकी तुलना तरबूज से की गई थी। जिस प्रकार तरबूज का जो लाल खाने वाला हिस्सा है वह तो परमाणु के धनावेश को, और लाल हिस्से में जो बीज धसे हुए हैं वह इलेक्ट्रॉन को निरूपित करते हैं। बच्चों नोट कीजिए। तो अब इसके क्या क्या प्रस्ताव दिए इन्होंने, किसने? टॉमसन ने। ये भी बता देते हैं, टॉमसन ने 2 प्रस्ताव दिए। क्या प्रस्ताव दिए टॉमसन ने? प्रस्ताव यानी कि बताया उन्होंने। क्या बताया बच्चों? परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। धनावेशित गोले में कौन धसे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन। दूसरा, परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश बराबर होते हैं, अतः परमाणु उदासीन होता है। तो 2 प्रस्ताव दिए हैं टॉमसन ने। क्या? कि पहला तो कि परमाणु है वो धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, और दूसरा परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर होते हैं, अतः परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है, जैसा कि हमने चित्र में भी बताया है। नोट कीजिएगा बच्चों। तो ये टॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया है लेकिन ये टॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो फेल हो गया, असफल रहा। इसके बाद, इस मॉडल के बाद रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक आए थे और रदरफोर्ड ने जिज्ञासा की कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन परमाणु में
और धनावेश परमाणु में किस प्रकार से पाया जाएगा, तो उन्होंने भी अपना एक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा मॉडल आता है बच्चों रदरफोर्ड, ये साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। थॉमसन का मॉडल असफल रहा तो उसके बाद रदरफोर्ड ने भी अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक सोने की पन्नी ली, सोने की पन्नी बहुत पतली होती है तो इसको बहुत पतला किया जा सकता है, तो रदरफोर्ड ने एक सोने की पन्नी ली और उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उससे अल्फा कणों की बौछार की। कहां पर की बौछार? सोने की पन्नी पर। ये सोने की पन्नी है और यहां पर क्या किया? अल्फा कणों की बौछार की। अब बच्चों देखिए जो ये अल्फा कण है, अल्फा कण, अल्फा ऐसे भी लिख देते हैं अल्फा कण, ये द्विधनावेशित, यानी कि मैंने आपको आवेश वाला आयन भी बताया था, तो ऐसे ही यह द्विधनावेशित हीलियम आयन है बच्चों, हीलियम, द्विधनावेशित हीलियम अणु या परमाणु भी ले सकते हैं। अणु परमाणु इसमें तो क्या है, एक ही बने होते हैं, तो द्विधनावेशित हीलियम है ये। और यह हीलियम का नाभिक भी कह सकते हैं इसे, किसको? अल्फा कण को, हीलियम का नाभिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे वो तो निकाल दिए गए हैं और सिर्फ क्या बच गया है? हीलियम का नाभिक। तो अभी नाभिक वाला शब्द आया नहीं है इसलिए हम हीलियम का नाभिक छोड़ देते हैं, सिर्फ हम ये बात बता रहे हैं कि उन्होंने द्विधनावेशित अल्फा कणों की बौछार कहां पर की बच्चों? कहां की? सोने की पन्नी पर। ये उन्होंने प्रयोग किया है, तो हम सबसे पहले इसका चित्र बनाते हुए प्रयोग लिख देते हैं कि प्रयोग क्या किया। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर, सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। ये हमारा पहला बिंदु है प्रयोग का। दूसरा, सोने की पन्नी बहुत पतली होती है, सोने की पन्नी बहुत पतली होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो अल्फा कण है, अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम परमाणु है। द्विधनावेशित क्या है? हीलियम परमाणु, जो अधिक ऊर्जा व तीव्र वेग से टकराते हैं। ऊर्जा कैसी है इनकी? अधिक, और वेग भी कैसा है? तीव्र। तो ये प्रयोग किया किनने? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का प्रयोग है, तो पहले नंबर पे हम क्या बता रहे हैं कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। सोने की पन्नी ही क्यों ली? क्योंकि सोने की पन्नी को बहुत पतला किया जा सकता है, इसलिए सोने की पन्नी ली। अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होते हैं जो
अधिक ऊर्जा वाले और तीव्र वेग वाले होते हैं और इसलिए ये तीव्र वेग से सोने की पन्नी पर टकराते हैं। नोट कीजिए बच्चों। ये क्या किया है? प्रयोग। अब ये प्रयोग रदरफोर्ड ने किया और प्रयोग करने के बाद देखा, और देखने को क्या कहेंगे बच्चों? प्रेक्षण। जब हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले तो काम करते हैं, फिर उसको देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, और देखने को क्या कहा? प्रेक्षण। तो प्रेक्षण किया रदरफोर्ड ने। क्या प्रेक्षण किया? प्रेक्षण यानी कि देखा। हम सोने की पन्नी के एक परमाणु को लेकर चल रहे हैं। ये सोने की पन्नी का एक परमाणु है। बहुत सारे परमाणु थे, लेकिन अभी हम यहां जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक परमाणु के बारे में कर रहे हैं। बहुत सारे परमाणुओं के साथ ये घटना हुई थी, यहां पर हम बता रहे हैं एक परमाणु के साथ। उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे अल्फा कण सीधे निकल गए। सोने की पन्नी में से परमाणुओं के बीच से क्या हुआ? बहुत सारे कण सीधे निकल गए। कुछ कण टकराए और कोण बनाते हुए, कोण बनाया और कोण बनाते हुए क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। ये कोण बनाया और कोण बनाते हुए क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। मतलब इन्होंने अपनी सीधी दिशा क्या कर दी? बदल दी, और दिशा बदलने को क्या कहा? विक्षेपण। तो कुछ कण क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। 12,000 में से एक कण बिल्कुल सीधा गया, सीधा जाकर वो टकराया कहीं पर, और टकराकर वापस पुनः 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आया। यह इस प्रकार से माना जाता है कि बंदूक की गोली निकली और वापस ही लौट आई। तो एक कण बिल्कुल सीधा गया, अल्फा कण, और जाकर वापस लौट आया। तो ये क्या किए उन्होंने? प्रेक्षण किए बच्चों। किसने? रदरफोर्ड ने। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपको मिलते हैं।
स्वागत है बच्चों आपका। अभी हम प्रेक्षण देख रहे थे और प्रेक्षण के लिए उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे कण सीधे चले गए, कुछ कण विक्षेपित हो गए कोण बनाते हुए, और प्रत्येक 12,000 में से एक कण वापस 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर लौट आया। तो हम प्रेक्षण देख रहे हैं बच्चों। देखिए, पहला प्रेक्षण में पॉइंट्स लिखते हैं। रदरफोर्ड ने देखा कि अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ कण कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ये प्रेक्षण कर रहे हैं रदरफोर्ड। प्रत्येक 12,000 में से 12,000 कणों में से एक कण, 12,000 में से एक कण सीधा जाकर 180 डिग्री पर पुनः वापस लौट आता है। क्या करता है? 180 डिग्री पर वापस लौट आता है। 12,000 में से एक कण पुनः वापस लौट आया है बच्चों। तो ये उन्होंने क्या किया बच्चों? प्रेक्षण। देखिएगा, नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों कि ये जो प्रेक्षण किया उससे उन्होंने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला, परिणाम निकाले। पहले तो क्या परिणाम निकाले? उन्होंने कहा कि बहुत सारे सीधे ही निकल गए हैं कण, अल्फा कण बहुत सारे कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली है। यहां पर ना कोई आवेश नहीं है, खाली है। जबकि टॉमसन ने क्या कहा था कि यहां पे पूरा का पूरा क्या है? धनावेश। जबकि रदरफोर्ड ने क्या देखा कि सीधे निकल गए, और सीधे निकल गए तो वो क्या कह रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? खाली। कुछ कण टकराते हैं और टकराकर विक्षेपित हो जाते हैं। तो ये क्या निष्कर्ष निकालता है कि जो धनावेश है, क्योंकि अल्फा कण क्या है? धनावेशित है। तो क्या कह रहे हैं कि धनावेश ही धनावेश को क्या कर सकता है? डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, टकरा के चेंज कर सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि यहां पर धनावेश की जो मात्रा है बहुत कम है। तीसरा देखिए बच्चों कि उन्होंने कहा कि 12,000 में से एक कण गया और वापस लौट आया, और बिल्कुल सीधा सेंटर में गया, केंद्र में। तो क्या कह रहे हैं कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होना चाहिए, क्योंकि अल्फा कण धनावेशित है और धनावेश ही धनावेश को प्रतिकर्षित करता है, इसलिए अल्फा कण वापस लौट आता है। तो ये तीन क्या दिए उन्होंने? परिणाम दिए। अब हम
प्रेक्षण देख चुके हैं और इसी डायग्राम से हम परिणाम देखेंगे कि इस प्रयोग के क्या परिणाम निकले। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है इस प्रयोग का परिणाम। और परिणाम आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं। पहला, सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तो वो क्या कह रहे हैं, हम प्रेक्षण तो बता चुके, हम डायरेक्ट लिखेंगे कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, अतः अल्फा कण सीधे निकल गए, सीधे गए। ये पहला था कि अधिकांश भाग खाली है, इसलिए क्या हुआ, सीधे के सीधे निकल गए। कौन निकल गए, अल्फा कण। दूसरा, कुछ कण कोण बनाते हुए विक्षेपित हुए। कुछ कण ही विक्षेपित हुए, अतः धनावेशित भाग बहुत कम है। अतः धनावेशित भाग, अतः परमाणु का, अतः परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा, एक कण 180 डिग्री पर वापस लौट आया। चूंकि अल्फा कण धनावेशित है, अतः परमाणु का धनावेश था। ये एक कण 180 डिग्री पर वापस लौट आया और वो क्या कह रहे हैं कि अतः जो अल्फा कण है वो धनावेशित है, तो परमाणु का धनावेश कहां होना चाहिए, केंद्र में था। तो परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान केंद्र में सीमित होता है, केंद्र में सीमित होता है। तो बच्चों ये परिणाम निकाले हैं, आप इन्हें नोट कीजिए कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इसलिए सीधे चले गए कण। कुछ कण कोण बनाते विक्षेपित हुए, तो कोण क्यों बना रहे हैं, क्योंकि धनावेशित भाग से वो टकराए, तो धनावेशित भाग बहुत कम है, तो कुछ कण ही विक्षेपित हुए। और 12,000 में से एक कण वापस 180 डिग्री पे लौट आया। अल्फा कण खुद क्या है, धनावेशित, तो परमाणु का धनावेश कहां होना चाहिए, केंद्र में। तो परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान केंद्र में सीमित होता है। तो ये बच्चों हमने परिणाम देखे
और अब हम बताएंगे बच्चों निष्कर्ष। तो निष्कर्ष क्या? कि परमाणु का जो धनावेश है वह केंद्र में होता है और इस केंद्र को कहा जाता है नाभिक, परमाणु का नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। और परमाणु का नाभिक का आकार परमाणु के संपूर्ण आकार से बहुत छोटा होता है। तो हम लिख सकते हैं इसके निष्कर्ष। नंबर 1, परमाणु का धनावेश केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नाभिक, जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में, वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु आकार से, परमाणु आकार की तुलना में, परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु आकार की तुलना में छोटा है। नाभिक छोटा है किससे? परमाणु से। तो ये 3 निष्कर्ष निकाले हैं रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के। परमाणु का धनावेश केंद्र में होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं और परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। बच्चों नोट कीजिए जल्दी से। तो ये रदरफोर्ड मॉडल के निष्कर्ष निकाले गए हैं। 3 निष्कर्ष हमने बताए। अब हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां। थॉमसन की कमी थी मॉडल की, इसी तरीके से रदरफोर्ड मॉडल की कमियां देखेंगे हम। क्या देखेंगे? क्या कमी रह गई थी इसके मॉडल में? देखिए बच्चों, हम अपने आप को ही लेकर चलते हैं कि हम यहां पर एक पॉइंट बना रखा है और हम यहां से चक्कर लगाना शुरू करते हैं। चक्कर लगाने से हमारी ऊर्जा में कमी आएगी। हम थोड़े ना जो हमारा पॉइंट है उसके पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे बच्चों, पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि हम चक्कर खा के इस पॉइंट पर ही गिर जाएंगे। देख रहे हो आप? तो ऐसे ही रदरफोर्ड ने कह तो दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है तो उसकी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। उसकी ऊर्जा विकिरण के रूप में निकलेगी बाहर और निकलती जाएगी और वो नाभिक के पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और नाभिक में ही कूद जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही कूद गया तो इसका मतलब क्या है? परमाणु होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमाणु तो खत्म हो गया।
परमाणु का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ ही मिल गए और इलेक्ट्रॉन का कहीं परमाणु का कोई नामो निशान नहीं बचेगा, जबकि ओरिजिनलिटी में ऐसा नहीं होता। ओरिजिनलिटी में क्या है कि परमाणु स्थायी है और फिर ये इसके मॉडल की क्या हो गई बच्चों, कमी, जो मैंने अभी आपको चित्र में बताई है। तो देखिए बच्चों, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता रहता है। स्थिर वैद्युतिकी के अनुसार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में निरंतर कमी, या ह्रास भी बोल देते हैं बच्चों, ह्रास यानी कि कमी, निरंतर ह्रास या कमी होती है। तो एक समय ऐसा आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में कूद जाए या टकरा जाए और परमाणु अस्थायी हो जाएगा। लेकिन वास्तव में परमाणु कैसा है बच्चों? वास्तव में परमाणु स्थायी है। तो रदरफोर्ड के हिसाब से तो अस्थायी होना चाहिए था, लेकिन ओरिजिनलिटी में स्थायी है। ये रदरफोर्ड मॉडल की कमी है बच्चों, आप इसे एक बार नोट कीजिए। तो बच्चों हमने रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल आज पढ़ा। नेक्स्ट मॉडल हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे जो इसकी कमियों को सुधारेगा। तो तब तक के लिए ओके।